सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 10 की। इतिहास का अध्याय 10 जिसका शीर्षक है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय की प्रश्न क्रमांक 1 के साथ में। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? प्रश्न क्रमांक 1 में हमें यह दिया गया है कि निम्नलिखित में हमें मेल बैठाना है, यानी हमें हमारा मन पसंदीदा काम सही जोड़ी मिलान करना है। ठीक है ना? चलिए अभी कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये प्रश्न है जो हमें दिया हुआ है। इसमें 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। इसमें हमें अलग अलग नाम दिए हैं। अब हमें इनमें सही जोड़ी को मिलाना है। तो मैं सीधे आपको लेकर चलता हूँ इसके उत्तर की ओर और देखिए मैंने कैसे मिलाया है। सूबेदार को मैंने मिला दिया है प्रांतीय सूबेदार के साथ में। फौजदार का मिलान किया है एक मुगल सैन्य कमांडर के तौर पर और इजारादार को मिला दिया है एक राजस्व कृषक के साथ में। इसके बाद मिस्र की बात आई तो मैंने मिलान किया सिख योद्धाओं के समूह के साथ। चौथ का मैंने मिलान किया है मराठों द्वारा लगाया गया कर। कुनबी का मैंने मिलान कर दिया मराठा कृषक योद्धा से और उमरा को मैंने मिला दिया उच्च अभिजात से। अब ये शब्द सुनकर के आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि हमने अध्याय पढ़ा था और उनमें ये सारी जानकारियाँ सन्निहित थी, है ना? चलिए अब सही जोड़ी मिलान करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? प्रश्न क्रमांक 2 है कि हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सबसे पहला रिक्त स्थान क्या है? सबसे पहला रिक्त स्थान है कि औरंगजेब ने खालिस्तान में एक लंबी लड़ाई लड़ी। इसके उत्तर में हमने लिख दिया है कि औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी। दोस्तों अगर हम बात करें औरंगज़ेब की, ठीक है ना, तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको प्रश्नों के बीच में कुछ आपसे चर्चा करूंगा ताकि आपको उन प्रश्नों की गहराई और गंभीरता के विषय में जानकारी समझ में आए, जिससे कि प्रश्नों के उत्तर याद करना आपके लिए सरल हो जाए, है ना? तो अगर बात करें औरंगज़ेब की तो मैं आपको ये बता दूं कि औरंगज़ेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य का जो प्रशासन है उसकी कार्यकुशलता समाप्त होने लग गई, है ना? और क्या हुआ, जो मनसबदार थे ना उनके शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता जो थी उसके लिए हो गया था अत्यंत कठिन। अब ऐसे में सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात जो थे वो अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन से तात्पर्य दोनों से है, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। अब इससे न मुगल साम्राज्य जो है उसके विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में क्या आती गई? कमी आती गई। समझिएगा, उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में जमींदारों और किसानों के विद्रोह जो है और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ने लगे और बढ़ते हुए करों के भार के खिलाफ विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें भी थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, लेकिन अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों और अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक नहीं सके। ठीक है ना? मैं आपको बता दूं, हमें एक खासा जानकारी दी गई थी कि भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ, है कि नहीं? उसके अंतर्गत हमें क्या बताया गया था कि एक तात्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन कुछ इस शब्द में किया था। वो शब्द क्या थे? आपको याद होंगे। उनने कहा था कि बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसल उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमाश्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है, जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था और प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना
सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसे हालात में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे। दोस्तों, इसी आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच में ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया होता है और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले जाता है। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लग जाता है। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। अगर बात करें नादिर शाह की, तो नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम से दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन कुछ इस तरह से किया था। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थीं कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, जैसे तख्त ताऊस यानी मयूर सिंहासन। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। उसमें लिखा गया कि जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे, और जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। ठीक है ना दोस्तों, साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला और ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। काफ़ी समय तक परिवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाहों फर्रुखशियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया, है कि नहीं। इसके बाद में जिक्र आता है नए राज्यों के उदय का। तो पहला खालिस्तान हो गया है। दूसरे खालिस्तान पर आते हैं। उमरा और जागीरदार मुगल खालिस्तान के शक्तिशाली अंग थे, तो इसमें आ जाएगा प्रशासन के शक्तिशाली अंग थे। तीसरा है आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना खालिस्तान में की थी। तो आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में की। और चौथा खालिस्तान है अवध राज्य का संस्थापक खालिस्तान था, तो अवध राज्य का संस्थापक बुरहानुल मुल्क सादत खान था। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुग़ल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ ना बड़े बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े ज़मींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, है ना। और 18वीं शताब्दी के समय ना मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद, है ना, जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। और दूसरा, ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। और तीसरी श्रेणी है मराठों, सिखों और जाटों की, उनके राज्य इसमें आते हैं। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? प्रश्न क्रमांक 3 है कि सही या गलत हमें लिखना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया, क्या ये सही है या गलत? ये है गलत। दूसरा, सवाई राजा जयसिंह इंदौर का शासक था, ये बात गलत है, हम जानते हैं, हमने अध्याय में पढ़ा है। तीसरा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, बिल्कुल सही बात है। चौथा, पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सादत खान के पास कौन कौन से पद थे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि सादत खान जो है उसके पास सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी जैसे
पद थे। आपने हैदराबाद के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ा था। निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ जो है 1724 से 1748 के बीच की जो कहानी है, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, मुगल बादशाह फर्रुख शेर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में क्या हुआ, उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहाँ के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का दोस्तों पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठा करके उसने क्या कर लिया, सत्ता को हथिया लिया था और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया था। आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों और प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण भारत में नए अवसर पाकर के प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली में कोई निर्देश लेता था और ना ही दिल्ली उसके काम काज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धनसंपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उसकी महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई थी, है कि नहीं। फिर तो आप जानते ही हैं कि हमें निज़ाम की फ़ौज के बारे में भी जानकारी दी गई थी छोटी सी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 5। क्या है, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब अवध का जिक्र आता है तो हमें पता होना चाहिए कि बुरहानुल मुल्क सादत खान जो है, इसको 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था, है ना। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। दोस्तों, अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत और बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर के गुजरता था, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि बुरहानुल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक और वित्तीय मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया था। बुरहानुल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों, जिन्हें जागीरदार कहते हैं, उनकी संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर यानी खाली जगहों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी भी होती थी। उसको रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों और लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, ये तो अवध की बात हो गई, लेकिन प्रश्न में बंगाल भी है। तो मैं आपको बता दूं कि मुर्शिद कुली खान, छोटी सी जानकारी है दे रहा हूँ ताकि प्रश्न समझ में आ जाए। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल जो है वो धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान दोस्तों औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल के मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने
बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश लिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। परिणाम ये हुआ कि बहुत से जमींदारों को महाजनों और साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद और अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया और उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया था। बहरहाल प्रश्न यह है कि अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की? तो इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की क्योंकि वे अपने राज्यों में मुगल प्रभाव को कम करने के साथ साथ जालसाजी को रोकना चाहते थे जो उस समय होती थी। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 5 समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को समझने के बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 क्या है? प्रश्न क्रमांक 6 प्रश्न क्रमांक 6 है कि 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया? ठीक है ना? चलिए मैं आपको बता देता हूं कि हमने पहले ही पढ़ लिया है अध्याय 8 में। आपको याद होगा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनैतिक समुदाय के रूप में दोस्तों गठित हो गए थे, है ना? इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा भी मिला। गुरु गोविंद सिंह का नाम आपने सुना ही है। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पहले और उसके बाद राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था और सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। मैं आपको बता दूं जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था और शासन उनके प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है। राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। दोस्तों, खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा करी और यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आई होगी। प्रश्न देख लेते हैं 6 क्या दिया हुआ है। 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया? उत्तर हम इस तरह से लिख लेते हैं। सबसे पहला, 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी, है ना? दूसरे बिंदु के रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं कि यह संगठन बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। तीसरे बिंदु में हम लिख सकते हैं कि सिखों ने व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ठीक है ना दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 7?
मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे? पहले मैं आपको समझा देता हूँ, समझिएगा। दोस्तों, मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज था, है ना, जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। बात करें शिवाजी की, 1627 से 1680, है ना, उनने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। फिर समय आया 1720 से 1761 का, जिसके बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने धीरे धीरे यानी शनै शनै काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। फिर 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं दोस्तों तेजी से बढ़ी। उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल और तेलुगु प्रदेशों तक की ये फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, लेकिन उसके लिए उन्हें कीमतें भी चुकानी पड़ी। मैं आपको बता दूं कि मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम यह निकला कि मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। ठीक है ना। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था। तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। बहरहाल जो भी हो, प्रश्न को समझने जितनी जानकारी आप समझ चुके हैं। प्रश्न ये है कि मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार करना क्यों चाहते थे। तो उत्तर को आप ऐसे ले सकते हैं कि मराठा संप्रभुता को स्वीकार करने और व्यापार और कृषि को नियंत्रित करने के एक तरीके के रूप में श्रद्धांजलि प्राप्त करने के लिए मराठाओं का विस्तार करना चाहते थे। विस्तार भी अपने साथ भारी संसाधन लेकर के आया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? आसफ जहां ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई। देखिए, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, कैसे हम सटीक ढंग से अपना उत्तर लिख सकते हैं, इसे समझिए। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आसफ जहां ने उत्तरी भारत से कुशल सैनिक और प्रशासकों को लाया था। उसने मनसबदार भी नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। ना तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और ना ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 9? क्या आपके विचार से आज महाजन और बैंकर उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जैसा कि वह 18वीं शताब्दी में रखा करते थे? चलिए देखते हैं इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं।
18वीं शताब्दी के दौरान व्यापारी बैंकर से अधिक प्रभावशाली होते थे। वे उच्च ब्याज दरों पर ऋण के पर्याप्त अवसर प्रदान करते थे। लेकिन अब शिक्षा के प्रसार के साथ लोग उन बैंकों को पसंद करते हैं जो सस्ती दर पर ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। बैंकर भी ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान करते हैं। उनके पास विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण के अलग अलग दायरे हैं, इसलिए वे व्यापारियों की तुलना में आज अधिक प्रभावशाली हैं। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 को देखिए। लिखा है कि क्या अध्याय में उल्लिखित कोई भी राज्य आपके अपने प्रांत में विकसित हुए थे, और यदि हाँ तो आपके विचार से 18वीं शताब्दी का जनजीवन आगे 21वीं शताब्दी के जनजीवन से किस रूप में भिन्न था। देखिए, ये कार्य आप स्वयं कीजिएगा क्योंकि ये एक रचनात्मक कार्यों में आता है ना। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 है कि अवध, बंगाल या हैदराबाद में से किसी एक की वास्तुकला और नए क्षेत्रीय दरबारों के साथ जुड़ी संस्कृति के बारे में कुछ और पता लगाइए। ये काम भी आप स्वयं कीजिएगा, आपके स्वयं के करने के लिए है। और अंतिम प्रश्न जो है, राजपूतों, जाटों, सिखों या मराठों में से किसी एक समूह के शासकों के बारे में कुछ और कहानियों का पता लगाएं। तो ये भी मुझे उम्मीद है कि आप स्वयं कर लेंगे, चूँकि ये एक रचनात्मक कार्य है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस अध्याय पर हमने संपूर्ण और विस्तृत वीडियो बना करके ऑलरेडी अपनी चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक बार ज़रूर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को देखें। आप जानते हैं कि हमारे वीडियो का उद्देश्य बस यही है कि परीक्षा में पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर आप देने में सक्षम हों, सफल हों, है ना। आप अच्छे से अच्छा परीक्षा परिणाम प्राप्त करें, ऐसी हमारी आशा है। और अपेक्षा ये भी है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, इस जानकारी को समझ पाएँ, इस अध्याय को। आप लोगों से फिर जल्दी मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।